हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक्चुअल में तीन टॉपिक कवर करेंगे: बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरोजन। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है बैटरीज। तो आप बैटरीज के बारे में लिख लीजिए। टॉपिक का नाम लिखिए बैटरीज। आज जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बैटरीज। बैटरीज। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बैटरीज होती क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखिए, बैटरीज जो होती है गैल्वेनिक सेल। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए गैल्वेनिक ए गैल्वेनिक सेल where galvanic cell where the chemical energy of the redox reaction is converted 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 into electrical energy। ठीक है। तो ये सबसे पहला जो बैटरीज होती क्या है। तो बैटरीज जो होती है गैल्वेनिक सेल होता है, जिसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बैटरीज जो बैटरीज होती हैं शुड बी लाइट। बैटरी शुड बी लाइट होना चाहिए। और वोल्टेज वोल्टेज एंड वोल्टेज शुड नॉट शुड नॉट वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिसिएबल। मतलब चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी एप्रिसिएबली मतलब ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। एप्रिसिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज ड्यूरिंग इट्स यूज। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बैटरीज जो होती है गैल्वेनिक सेल होता है, जिसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज होगी उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। बैटरीज आपकी लाइट होनी चाहिए और उसका जो वोल्टेज है वो जब आप यूज कर रहे हो तो ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए जब आप यूज करते हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये टाइप जो होती है बैटरीज की, देखो बैटरीज ना दो टाइप की होंगी। टाइप ऑफ बैटरीज टाइप ऑफ बैटरीज ये दो टाइप की होती है। एक होता है प्राइमरी बैटरीज और एक होता है सेकेंडरी बैटरीज। तो सबसे पहले आप लिख लो प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज और एंड सेकेंडरी बैटरीज। दो तरह की बैटरीज होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी बैटरीज बैटरीज। ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज ये दो तरह की बैटरीज होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक बैटरीज को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका। अब हम प्राइमरी बैटरीज को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी बैटरीज लिख लीजिए टॉपिक। प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं ये समझिए। प्राइमरी प्राइमरी बैटरीज। तो देखिए, जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं आपकी, ये मतलब रीयूज नहीं हो पाएंगी। ये ऐसी बैटरीज होती हैं
जो आप एक बार यूज करोगे उसके बाद खराब हो जाएगी और आपको उसको फेंकना पड़ेगा, मतलब ये यूज एंड थ्रो जैसी बैटरीज होती है। इसका एग्जांपल है जो हम लोग के घर में क्लॉक होती है, उसमें जो हम लोग बैटरीज मतलब जो सेल्स यूज करते हैं वो एक तरह से प्राइमरी बैटरीज है। वो एक बार आप यूज करते हो खराब हो जाता है उसको फेंक देते हो, मतलब वो रिचार्जेबल बैटरीज नहीं होंगी। तो सबसे पहले लिख लो, इन प्राइमरी बैटरीज, इन प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, इन प्राइमरी बैटरीज reaction occur only once, reaction occur only once, only once, and after use, and after use, after use become dead, after use became dead, became dead, and cannot be reused, can not be reused। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो आपकी प्राइमरीज बैटरीज होती है ये आप एक बार यूज कर सकते हो, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेड हो जाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरीज के, एग्जाम्पल जो है इसके, एग्जाम्पल जो है प्राइमरी बैटरीज के, एग्जाम्पल में आपका एक है ड्राई सेल, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ड्राई, पहले ड्राई सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ड्राई सेल जो होता है आपका वो यूज होता है, ये ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में यूज होगा। ठीक है, जैसे ये जो होता है आपका क्लॉक्स में यूज होता है। मेनली आपको इनके यूजेस ही ध्यान रखने होते हैं। यूज जो होगा इसका, यूज इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, ये ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में यूज होगा। इसका ना मेन होता है, उसके बाद आपको इसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन भी ध्यान रखना होता है। तो देखो इसकी एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ये आपको आती है एग्जाम में, तो ये जरूर कर लीजिएगा। एनोड और कैथोड का रिएक्शन जो होगा इसका, एनोड पे आपका जिंक से आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। कैथोड पे आपका MnO2+ में NH4 का प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, ये वजन आएगा MnO4। ठीक है, और प्लस में NH3। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हैं। जो ड्राई सेल में देखो तीन दो, जितने भी बैटरीज में आप सेल पढ़ोगे दो तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहले उसके यूजेस पढ़ने हैं, उसके अलावा एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हैं उनको करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है इसमें यही आता है, या तो यूजेस आते हैं या एनोड और कैथोड पे इनकी रिएक्शंस क्या होती है वो आते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला मर्करी सेल के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम अगला मर्करी सेल के बारे में करते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, ये जो होता है ये आपका यूज होता है हियरिंग एड्स में और वॉचेस में। जो आपकी रिस्ट वॉचेस होती है उसके अंदर हम लोग मर्करी सेल यूज करते हैं। ये जो सुटेबल होगा, ये जो होता है आपका सुटेबल, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, सुटेबल फॉर
लो करंट, लो लो करंट डिवाइसेस, बी वाई 6, ठीक है। सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, जो कान में लोग यूज करते हैं, मशीन उसके लिए हियरिंग एड्स में, एंड वॉचेस, ठीक है। जो आपकी रिस्ट वॉचेस होती है उसमें ये यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन क्या रहता है। एनोड पे जो रिएक्शन रहेगा वो ये होगा, जेड एम एच जी नेगेटिव, जेड एन ओ सॉलिड प्लस में एच टू ओ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे जो रहेगा, इस पे होगा एच जी ओ प्लस में एच टू ओ, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे आएगा एच जी लिक्विड प्लस में 2 OH में, ठीक है। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, मर्करी सेल का ये यूजेस है, और ये एनोड कैथोड का रिएक्शन है। तो ये आपको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, और इसका ओवरऑल रिएक्शन। देखो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन, इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो ये होगी, जेड एम एच जी प्लस में एच जी ओ से आपको जेड एन ओ सॉलिड प्लस एच जी लिक्विड, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है ना इसका, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट ऐसा क्यों होता है? जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मर्करी सेल है आपका, उसके अंदर सेल पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों रहता है। तो एक चीज देखिए आप, जो इसमें आयंस होंगे ना, जैसे आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, इसमें वो आयंस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, जैसे OH माइनस नहीं आ रहा, या आपका ये OH माइनस जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना इसमें, तो इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। जो ओवरऑल रिएक्शन आपकी होती है उसमें कोई आयन इन्वॉल्व ही नहीं है। जब कोई आयन इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं। जैसे आपका ओवरऑल जब ई नॉट सेल इसका लिखोगे ना, तो उस पर आयंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे अभी आपको मैं लिखा देता हूं, जैसे क्या होता है इसमें, जो ई नॉट की आपका जो सेल पोटेंशियल होता है वो आयंस पे डिपेंड नहीं करता। जब आयंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, तो उससे आपका सेल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो इसमें मेन होता है कि जो आपका सेल पोटेंशियल है वो आयंस पे नहीं डिपेंड करता। मैं इसको अभी लिखा देता हूं आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ as the overall, as the overall reaction, overall reaction, as the overall reaction does not involve does not involve any ion, any ion in solution,
whose concentration concentration can change during its lifetime. Its lifetime. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लिए. सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. देखो, अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो इसमें कोई आयन नहीं है. अब अगर इसमें कोई आयन नहीं है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगा तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. इस पे फर्क नहीं पड़ेगा तो उसके वोल्टेज पे जो सेल पोटेंशियल होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वो इजीली कांस्टेंट रहता है. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करा. आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपको करा रहा हूं सेकेंडरी सेल. नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेल. तो अब नेक्स्ट लिखिए आपका सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है. सेकेंडरी सेकेंडरी बैटरीज. ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज में देखिए आप सेल, सेकेंडरी सेल जो होते हैं आपके ये रिचार्ज मतलब रीयूज हो सकते हैं. इसका बेटर एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो फोन में हमारे बैटरीज होती हैं क्या करते हैं, डिस्चार्ज होता है, फिर रिचार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, रिचार्ज होता है. इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर भी ये वाली बैटरीज यूज होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है. क्योंकि इन्वर्टर में क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ऑप्शन होता है. तो सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है. तो आप इसका लिख लीजिए, सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल आफ्टर use can be recharged by passing secondary cell after use can be recharged by passing current through it. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. इसका एग्जाम्पल जो होगा आपका, इसका एग्जाम्पल है लीड स्टोरेज बैटरीज. ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, लीड स्टोरेज बैटरीज. एग्जाम्पल जो है इसका इसका एक एग्जाम्पल है आपका लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरीज, ये जो इन्वर्टर्स में यूज होती है, ये आपके इन्वर्टर जो घर में इन्वर्टर्स होते हैं उसमें यही यूज होती है, बैटरीज. एंड निकल कैडमियम सेल्स, निकल कैडमियम सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो यूज होता है वो है निकल कैडमियम सेल. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है निकल कैडमियम सेल. कैडमियम. ठीक है, तो दो है. अब इसका हम एक का इसमें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी लेते हैं. सबसे पहले आप लिखो लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरीज. देखो, जो लेड स्टोरेज बैटरीज होता है ये आपका यूज होता है, जैसे कार होता है उसके अंदर जो बैटरीज यूज होती हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें जो बैटरीज होती हैं वो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, या फिर हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है उसमें. तो इसका दो एग्जांपल लिख लो, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स. यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स
automobiles used in automobiles and inverters. ठीक है, यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। तो लेड स्टोरेज बैटरीज आपका इन्वर्टर्स में यूज होता है और ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, इसको आप लिख लीजिए। फिर इसकी रिएक्शंस लिखा देता हूं आपको। देखो एनोड पे क्या रिएक्शन रहता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो आपका जो एनोड पे रिएक्शन रहेगा वो ये रहेगा, एनोड पे जो आपकी रिएक्शन है वो ये रहेगी, पीबी सॉलिड प्लस में SO4 का 2 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, और इससे आएगा PbSO4 प्लस में 2। ठीक है, ऐसे ही आपका कैथोड पे जो होगा, कैथोड पे हो जाएगा PbO2 सॉलिड फॉर्म में, SO4 2 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। और अच्छा जाओ, यहाँ पे एक चीज और है, प्लस में 4H प्लस, प्लस में 4H प्लस एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे आप बनाओगे PbSO4 का सॉलिड प्लस में 2H। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। एनोड पे रिएक्शन होगी पीबी सॉलिड SO4 2 नेगेटिव एक्वस, PbSO4 सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साथ में PbO2 सॉलिड SO4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस में 4H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स, PbSO4 2H2 लिक्विड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो है आपका पीबी सॉलिड प्लस में PbO2 सॉलिड, पीबी सॉलिड PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस प्लस में 2 PbSO4 सॉलिड प्लस में 2H2O। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है जो आप नोट डाउन करके रखिएगा। बट देखो ये जो आपने रिएक्शंस लिखी ये सारी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, बट अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो तो सारी रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। कैसे, देखो ऑन, ये जो आपने सारी रिएक्शंस लिखी है डिस्चार्जिंग की है, जो अब तक रिएक्शन आपने लिखी ना एनोड कैथोड या ये ओवरऑल, ये सारी रिएक्शन डिस्चार्जिंग की। अगर आपको चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी है, ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग द बैटरी, द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इस टाइम पे रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4, PbSO4 जो होगा आपका सॉलिड में, ऑन PbSO4 ऑन एनोड पे आ जाएगा ये, एंड कैथोड जो होगा आपका, कैथोड जो होगा इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड, कन्वर्टेड
इंटू पीबी एंड पीवीओ। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो बैटरी का नाम है वो है निकल कैडमियम बैटरी। देखिए इसके में ज्यादा पॉइंट नहीं है। निकल कैडमियम बैटरी जो होती है आपकी, निकल कैडमियम बैटरी, कैडमियम सेल, निकल। नेक्स्ट जो है आपका है निकल कैडमियम सेल। इसकी लाइफ सेल लाइफ ज्यादा होती है, जैसे क्या होता है, लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ देन, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैट सेल्स, स्टोरेज सेल, बट मोर एक्सपेंसिव, बट मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव ज्यादा, बट मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी लाइफ तो ज्यादा होती है, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, बट मोर एक्सपेंसिव, बट ये आपका एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। ओवरऑल जो रिएक्शन होता है इसका वो ये रहता है, ओवरऑल रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो इसलिए हम इसका एनोड कैथोड का नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ओवरऑल रिएक्शन जो है आपका ये है, CD सॉलिड कैडमियम का 2 NiOH का 3 सॉलिड, CD 4 सॉलिड में 2 NiOH का 2 सॉलिड प्लस में H2O। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका ओवरऑल रिएक्शन है। मेनली इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी लाइफ, आपकी निकल कैडमियम सेल की जो लाइफ है आपका लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा होता है और ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, कैडमियम 2NiOH3 सॉलिड, CdO 2NiOH2 H2O लिक्विड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके आगे फर्दर करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूल सेल्स। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूल सेल्स, तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट, फ्यूल सेल्स क्या होती है। हम्म, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फ्यूल सेल्स, तो लिखिए आप फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो देखिए फ्यूल सेल्स में क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए फ्यूल सेल में ना दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, एनोड कैथोड की रिएक्शन ध्यान रखनी है, और इसका यूज ध्यान रखना है, और उसके अलावा इसका ना एडवांटेज भी ध्यान रखना है। तो तीन चार चीजें इसमें करनी है जो मैं आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन ये होती है, गैल्वनिक सेल, गैल्वनिक
Vanic cells that are designed designed to convert galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of combustion 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 of fuels like hydrogen hydrogen methane methanol methane methane whole etc directly directly into electrical energy directly into electrical energy are called फ्यूल सेल। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। गैल्वनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मीथेन मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड द फ्यूल सेल। मतलब फ्यूल सेल एक ऐसे गैल्वनिक सेल्स होते हैं जो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उसके अंदर जो फ्यूल्स होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, उसके कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसका क्या होता है। देखो क्या होता है, जो फ्यूल सेल होता है ना, इसका एग्जांपल एक, इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्यूल सेल रिएक्शन। फ्यूल फ्यूल सेल्स यूज फ्यूल सेल बाय यूज ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो देखो फ्यूल सेल बाय यूज ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये एक फ्यूल सेल है जो आपका यूज होता है, और ये यूज हुआ था आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। दिस टाइप ऑफ सेल, ये जो है ना, दिस टाइप ऑफ सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, ये
दिस टाइप ऑफ सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सेल आपका यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, इसके अलावा इसके एनोड, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसका मैं एनोड कैथोड का रिएक्शन भी आपको लिखवा देता हूँ। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। हम्म, ठीक है। तो इसका देखिए एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, इस वाले केस में एनोड का पिक रिएक्शन क्या रहेगा। एनोड पे जो रिएक्शन आता है आपका, वो आता है 2H2 गैस प्लस में 4OH का नेगेटिव एक्वस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है 4H2O लिक्विड प्लस 4H2। ठीक है, ये हो गया एनोड का रिएक्शन। एनोड पे क्या रहता है, 2H2 गैस, 4 हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, 4H2O लिक्विड। ठीक है, और कैथोड पे आपका रहेगा, कैथोड पे होता है आपका O2 गैस प्लस में 2H2O, H2O लिक्विड, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4OH का नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एनोड का रिएक्शन है। कैथोड का रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और इसका ओवरऑल रिएक्शन ये रहेगा, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है इसका 2H2 गैस प्लस में O2 गैस, और इससे बन जाएगा 2H2। 2H2O। ठीक है, तो ये आप लास्ट, ये रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है और ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये तीनों ये आप कर लीजिए। फिर हम लोग इसका यूज ये देख लेते हैं, एडवांटेज। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल में देखिए, देखिए जो आपका कन्वेंशनल मेथड होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, उनका एफिशिएंसी कम होता है। ठीक है, जबकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल सेल
सबसे पहला इसका एडवांटेज ये इसकी हाई एफिशिएंसी होगा, हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, मतलब ज्यादा होती है, हाई एफिशिएंसी होती है। फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होगी, फ्यूल सेल एफिशिएंसी जो होती है अबाउट 70% होती है, जबकि जो थर्मल प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी अराउंड 40% ही होती है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी इतनी होती है और जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी अबाउट 40% होती है। थर्मल प्लांट जो होता है, थर्मल प्लांट्स की जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी अबाउट 40%, मतलब इसकी 40% के आसपास होती है, इसलिए हाई एफिशिएंसी। दूसरा, ये पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और ये पॉल्यूशन फ्री होता है, आप इसको लिख लीजिए। फिर लास्ट हम लोग कोरोजन करते हैं, लास्ट आपका कोरोजन है वो खत्म करा देता हूँ, फिर एक तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कोरोजन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोरोजन। नेक्स्ट है आपका कोरोजन, उसको लिखिए कोरोजन। तो नेक्स्ट है आपका कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन। तो सबसे पहले देखिए कोरोजन होता क्या है। तो कोरोजन जो होता है आपका, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लीजिए। इन कोरोजन, इन कोरोजन, ए मेटल, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। In corrosion, a metal is oxidized by loss of electron to oxygen and formation of oxide, formation of oxides, oxide, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन, ध्यान रखना, इन कोरोजन, कोरोजन, ऑक्सीडेशन, कोरोजन में आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल हो, इन कोरोजन, इन कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। कोरोजन में क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है। और ये जो होता है इन, ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन होता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन, फिनोमिनन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हो आप, एग्जाम्पल में देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग
ऑफ आयरन। कई बार आपने देखा होगा अगर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं कुछ टाइम तक रखो तो थोड़े ब्लैकिश कलर उसके हो जाते हैं, तो मतलब सिल्वर के ऊपर जो ब्लैकिश कलर की कोटिंग होती है वो भी रस्टिंग के वो कोरोजन की वजह से होती है। तो ट्रांसिशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। और इसके अलावा अगर आप कॉपर को देखोगे, कॉपर को कुछ दिन तक अगर बाहर रख दो तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ऑन कॉपर। ठीक है, तो ये तीन चार एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसिशिंग ऑफ द सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें क्या है कि इसको कैसे प्रिवेंट करोगे, जैसे कोरोजन को, ये कोरोजन का मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, कोरोजन में ऑक्सीडेशन होता है, और उसके बाद एग्जांपल्स बता दिया। अब इस कोरोजन को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका प्रिवेंशन कराता हूं। हम्म, चलिए इसका नेक्स्ट है, इसके प्रिवेंशन देख लीजिए। प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में क्या करोगे आप, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के कोरोजन, तो देखो कोरोजन के प्रिवेंशन में क्या होता है, जैसे आप तो अगर घर में देखा होगा जो मेटल की चीजें होती है हम उस पर पेंट लगाते हैं। तो पेंट क्यों लगाते हैं, पेंट लगाएं ताकि जो आपका मेटल है वो सर, जो आपका इन्वायरमेंट है उसके मॉइस्चर और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ना आए, ताकि जो मेटल है आगा उसके ऊपर ऊपर हम पेंट लगा देते हैं तो क्या होता है, वो हमारा जो सरफेस है मेटल का वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं आता। अगर वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं आएगा तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेथड है, पहला है बाय कवरिंग, बाय कवरिंग, बाय कवरिंग, बाय कवरिंग द सरफेस, द बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट। ठीक है, बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट पहला ही हो गया। दूसरा है, एक और मैं देखो, एक तो मेथड हो गया कि बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट। दूसरा यह है कि जो आपका मेटल आपको जिसको सेव करना है उसके ऊपर दूसरे मेटल का लेयर बना दो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अंदर वाले मेटल को सेफ रखेगा। या क्या करो, जैसे आपका जो मेटल है उसके ऊपर आपने दूसरे मेटल की एक लेयर बनाई जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और अंदर वाले मेटल को सेव करेगा। तो लिखो, अगला है बाय कवर द सरफेस, बाय कवर, बाय कवरिंग द सरफेस, द सरफेस बाय अदर मेटल, बाय
अदर मेटल्स, ठीक है, लाइक एस, जेड एन एक्सेट्रा, ठीक है, जिंक और विच आर इनर्ट by covering the surface by other metal like Sn, Zn, etc., which are inert, which are which are inert, inert or react with oxygen, oxygen to save the object, to save the object, ठीक है, the ठीक है। ये जो एक मेथड होता है ना, इसमें जैसे आपने क्या किया कि एक मेटल लगाया जो रिएक्ट कर रहा है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है, जिसमें रिएक्टिव आपने क्या किया, जैसे एक मेटल उसके ऊपर डाल दिया, तो ये जो है इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड provides a sacrificial electrode of another metal like magnesium, zinc, etc., which corrodes itself, which corrodes itself, by but save the object, save the object। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर आपने क्या किया, दूसरे मेटल की लेयर बना दी, तो जब दूसरे मेटल की लेयर बना दी तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और जो आपका अंदर वाला मेटल है ना उसको सेव कर देगी, तो उसको हम लोग एक तरह से सेक्रीफाइसल इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, और वो क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होके अंदर वाले मेटल को सेव करके, ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है। तो ये सब आप लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो इसका एक और एग्जांपल है, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है गैल्विनाइजेशन, गैल्विनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, इसका इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो बेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इसमें क्या होता है, जिंक कोटिंग, इसमें क्या करते हो, जिंक कोटिंग ऑन आयरन, ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो आपने इसमें क्या किया, जिंक की कोटिंग करिए ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं
ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो ये इसका एग्जांपल है, आप इसको सारा नोट डाउन कर लिए, फिर हम एक कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, तो उससे फिर ना ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ इसके। आप इसको सारा नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको कराता हूँ आगे। चलिए, ये सारा हो गया। अब हम लोग ना कुछ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जिससे ना ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये दे देखिए, इससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन ये वाला। ये देखिए, कोरोजन में ये ना, यूजिंग ई नॉट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यूजिंग ई नॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, प्रेडिक्ट विच इज फॉर कॉटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। आपको आयरन का सरफेस कोट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से आयरन है आपके पास, इसके ऊपर आपको लेयर अप्लाई करनी है दूसरी। तो आयरन का ई नॉट का वैल्यू देखो इतना दे रखा है। अब आपको बताओ, अगर इससे वैल्यू कम होगा, जैसे आपको मैंने जब सेल रिएक्शन बताता था तो क्या बताता था, एनोड पे कौन जाता था, कैथोड पे कौन सा जाता था। तो देखो, एनोड कौन होता है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है। और मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर दो दो में आप दो स्टैंडर्ड ई नॉट एस आर पी, अगर आप कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इजिली रिड्यूस होगा, सॉरी वो इजिली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप देखो, इससे कंपेयर करो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। तो ये वाला आपका इसके कोटिंग पे अगर रखोगे तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको मतलब क्या करेगा, सेव कर लेगा। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.44 है, इसका -2.37 है। तो इन दोनों में देखोगे तो इसका वैल्यू कम आ रहा है। तो जिसका वैल्यू कम आएगा वो इजिली क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे आयरन के कंपैरिजन में इसका वैल्यू कम है, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आप इसको रखते तो ये नहीं हो पाता, ये खुद ही इसको ऑक्सीडाइज कर देता। इसलिए हम इसको रखेंगे ए को। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन, तो इट इजिली ऑक्सीडाइज एंड सेव द आयरन मेटल। यानी अगर आपको क्वेश्चन अगर इसका रहता है तो आपको ये वो वाली वैल्यू लेनी होती है जिसकी वैल्यू कम होती है। क्योंकि आपको अभी जब मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में बताया था, क्या बताया था कि आपको एक ऐसा मेटल लेना है जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, जिसके खुद इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए और वो मेटल को सेव कर ले। तो यहाँ पे ए जो है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपके आयरन को सेव कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम इसका आंसर ए होगा। तो ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर ए है, ठीक है। इसका आंसर ए। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। हम्म चलिए, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इस वजह से हम इसको लेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है इसमें, बैटरीज के क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहले तो आपका यही था। फिर अगला क्या है आपका, डिफाइन लॉ कोरोजन। कोरोजन का डेफिनेशन आप लोग खुद से कर लेना। वाई आर पाइप आयरन पाइप यूजली कोटेड विद जिंक, ये वही आपका वही है, क्योंकि कोरोजन से बचाना होता है। जैसे आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन रस्टिंग। इसका आंसर लिखना पड़ेगा टू प्रिवेंट फ्रॉम
रस्टिंग, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने आपको लिखाया था। व्हाई डज मर्करी सेल गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट द लाइफ, ये मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखाया हुआ है। क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है ना आपकी, उसमें कोई आयन नहीं होता है। जैसे अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन जो आप लिखोगे उसमें कोई भी आयन नहीं है जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा हो। इस वजह से मर्करी सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा विद टाइम, इस वजह से। ठीक है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, तो आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। अ, यहां से देखिए, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। अब उसके बाद अगला क्या, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन कैन बी यूज एज अ हेयरिंग एड। इसमें आपको बताया था ना मर्करी सेल यूज होता है हेयरिंग एड में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मर्करी सेल आपका यूज होता है हेयरिंग एड में। और इसकी आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन ऑलरेडी मैंने लिखाई हुई है, तो ये आप लोग वहां से लिख लेना। ठीक है, एनोड कैथोड की रिएक्शन ऑलरेडी लिखा रखी है, वहां से कर लेना आप लोग। चलिए अगला करते हैं, इधर आइए। अगला है आपका, राइट द नेम ऑफ द सेल जनरली यूज फॉर इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में आपका यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेना, ये लेड स्टोरेज बैटरी आपका यूज होगा ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर्स में। और राइट द और सेल रिएक्शन टेकन प्लेस एट एनोड और कैथोड, ये ऑलरेडी लिखा रखा है, ये आप कर लेना। नेम ऑफ द सेल जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में आपका मैंने बताया था कौन सा यूज होता है, ड्राई सेल। ये ट्रांजिस्टर में मैंने आपने देखना नोट्स में बताया होगा, ड्राई सेल यूज होता है। एनोड और कैथोड का रिएक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लिख लेना। व्हाट टाइप ऑफ अब बैटरी जो होती है आपकी मर्करी सेल कौन सी टाइप की है, प्राइमरी सेल है, तो ये कर लेना। व्हाई इज इट मोर एडवांटेज देन ड्राई सेल, क्योंकि इसका वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है। मैं बताया था ना इसका थ्रू आउट लाइफ आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा 94 का। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थ्योरीज का। अब अगला देखिए, ये तो आप लोग खुद से कर दिए, राइट द नोट, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। आपको लेड स्टोरेज बैटरीज का ओवरऑल तीनों रिएक्शन लिखना है ना, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो अगला है आपका, आपको सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं, और इसका एग्जांपल कौन सा है आपका, लेड स्टोरेज बैटरी और कैडमियम वाला, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको लिख सकते हो निकल कैडमियम बैटरी सेल और आपका लेड स्टोरेज बैटरी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, फ्यूल सेल क्या होता है। तो देखिए, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड एज अ इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में आपका कौन सा यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। विच ऑफ द सेल यूज्ड इन अपोलो, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में आपका यूज हुआ था फ्यूल सेल, ये वाला मैंने आपको लिखाया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिएगा। चलिए अगला करिए, नेम द सेल यूज इन हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स एंड वॉचेस में आपका मर्करी सेल यूज होता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है, देख लीजिए मर्करी सेल यूज होगा। ठीक है, अगला है, नेम द टाइप ऑफ द सेल यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, ये फ्यूल सेल यूज हुआ था, ये आप कर लीजिएगा। और फ्यूल सेल की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने समझा दिया आप लोगों को, तो ये आप वहां से कर लेना। अगला है, मर्करी सेल ड्राइव अ कांस्टेंट वोल्टेज लाइक, रीजन आप लोगों को बताया हुआ है कि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। आप इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, देख लीजिएगा। हाँ, इन द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन डीसी, नॉट डीसी नहीं यूज किया, क्योंकि डीसी से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। डीसी जो होता है ये कॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इस वजह से हम एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डीसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। देखिए अगला है आपका कि इसका एडवांटेज बताना है फ्यूल सेल का, तो मैंने बताया था ना हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री, दो चीज ध्यान रखिएगा, हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री। एडवांटेज आपके मैंने बताए हुए हैं, दोनों का एडवांटेज कर लीजिएगा, हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री। अब है 103 के बाद, फ्यूल सेल की रिएक्शंस लिखनी है और एडवांटेज डिफाइन फ्यूल सेल एडवांटेज, ये आपने करा रखा है, आप कर लेना। फ्रॉम द गिवन
विच ऑफ द हेयरिंग एड्स, ये आप खुद से कर लेना, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है 105 कर लेना, ठीक है। चलिए 105 आप खुद से कर लेना, हो जाएगा। 208 मैंने समझा दी और ये बाकी चीजें तो ठीक है। देखिए अभी हमने क्या करा, सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे कोरोजन में, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपको। हाँ तो ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी, हाईलाइट द ऑल मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ठीक है, तो देखो आपको इसके लिए ना बस मेन आप एनोड कैथोड का रिएक्शन ध्यान रखना, और इसका डिटेलिंग उतना नहीं आता है, तो मेन आप इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन ध्यान रखिए बस 313 में। ठीक है, अगला क्या है आपका, 12, 13, 14। तो पहले वाले में आप मेनली एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख देना और ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन लिख देना, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप वो जो आपको एनोड कैथोड का और कंप्लीट रिएक्शन आप लिख लेना। अगला, सजेस्ट द टू मटेरियल दैट एड अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज फॉर फ्यूल सेल इन अ फ्यूल सेल। तो इसमें आपको लिख लेना, आपको तीन लिखाए थे, मीथेन लिखाया था एक, इसका मीथेन लिख लेना, और मीथेनॉल लिख लेना, मीथेन और मीथेनॉल, मीथेन। ठीक है, तो इसमें दो लिख लेना, मीथेन एंड मीथेनॉल। इसका आंसर हो जाएगा, टू मटेरियल आपको बताने ना, अदर देन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल सेल, तो मीथेन और मीथेनॉल इसका लिख लेना। ये ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं, तो इसको आप लोग खुद से कर लेना, मीथेन और मीथेनॉल इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, 3.34, ये 14 का जो होगा मीथेन एंड मीथेनॉल है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तो ये मेन आप ये कर लेना, और ये भी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है, जो उतना मतलब सीबीएसई में नहीं आता है, तो इसलिए मैं ये चीज आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एक तरह से केमिस्ट्री, अगर आपको इसको ये क्वेश्चन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ये आप खुद से कर लेना। 3.15 देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये पूरा होगा। यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपका ये आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज, जैसे आपका देखो समझो यहाँ पे, ये जो मैं करा रहा हूं आपको, ये इसके लिए करा रहा हूँ, जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है, इसके लिए समझा रहा हूं मैं ये चीज, जो 3.15 है, इसके लिए समझा रहा हूं। आप देख लो इसको, देखो क्या होता है इसमें। आपके पास सबसे पहले आयरन होगा, देखो जो ये आयरन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Fe2+ क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, जो ये Fe2O3 होता है, यही एक तरह से आपका रस्टिंग वाला पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, लिखा भी रखा हुआ उन्होंने, ये देखो यहाँ पे Fe2O3 जो है ना, ये 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 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये आपका Fe2O3 और XH2, ये जो है, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, रस्ट फॉर्म में, जो रस्ट का फॉर्मूला होगा यही होगा। देखो रस्ट इन द फॉर्म, देखो रस्ट है ना, रस्ट का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज, ये आप नोट कर सकते हो कि रस्ट का फॉर्मूला ये रहेगा। रुको यार, इसको ना मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज आप नोट कर सकते हो, इसमें रस्ट का फॉर्मूला ये रहा, रस्ट, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज रस्ट के लिए, ये देखो क्या Fe2O3 कैसे आया, आयरन जो होगा ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और Fe2O3 बनाएगा। अब एक चीज देखो आप, यहाँ पे समझो,
फिर क्या हुआ, ये आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में आपके H प्लस प्रेजेंट होंगे, जैसे क्या होगा, H प्लस आयंस होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करके ये और ऑक्सीजन ये आपका H2O बनाएगा, ठीक है, ये मॉइस्चर बनाएगा जो ये फर्दर ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन आपका एनोड का इक्वेशन ये हो गया, रिडक्शन आपका ऑक्सीजन H प्लस और H2O बनाया, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन होगा जो आपका वहां पे रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो केमिस्ट्री में आप ध्यान रख सकते हो, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो H प्लस के साथ और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट करके क्या करेंगे, मॉइस्चर बनाएंगे, ठीक है, वो मॉइस्चर क्या फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आयरन और ऑक्सीजन Fe2O3 बनाएंगे जो एक रस्ट फॉर्म में होगा। तो ये कुछ चीजें जो ध्यान रख सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हो, रिडक्शन की कर सकते हो, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आप कर लेना, और इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन यही सब है, आप कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आपका ये मैंने सारा खत्म करा दिया, और बाकी का आप लोग खुद से एक बार इसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, आपका एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेना, ये जो पूरा लिखा हुआ है एक बार आप खुद से भी रीड कर लेना। तो एक तरह से मैंने आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पूरा चैप्टर खत्म करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।